गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की क्लास में मैं तुम्हारे आरओ की बुक से चैप्टर नंबर 9 यानी भारत माता का सारांश बताने जा रही हूँ। ये पाठ बच्चों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा हुआ है। जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई प्रसिद्ध पुस्तक जो है भारत की खोज, उसकी कुछ पंक्तियाँ तुम्हारी किताब में दी हुई हैं। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वो अपनी ही धरती में पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। बहुत बिल्कुल सही बात कही है बच्चों कि जो हमारा देश है, जहाँ हम जन्म लेते हैं, जहाँ की हमें नागरिकता मिलती है, उसी की जड़ें हमारे मन में हमेशा समाई रहती हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की जो कहानी लिखी है, उसका 5वां चैप्टर है भारत माता। उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था और अंग्रेजी से इसका जो ट्रांसलेशन किया गया है वो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। भारत माता जो उनका 5th चैप्टर है, इसमें पंडित नेहरू ने बताया कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है और फिर भी उनमें एकता का भाव बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। इस पाठ में लेखक ने यानी पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और ये समझाने की कोशिश की है कि भारत माता की जय, जो अक्सर हम राष्ट्रीय पर्व पर इस नारे का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है। भारत माता की जय केवल धरती की जय नहीं है, देश की जय नहीं है, ये जय है यहाँ के करोड़ों करोड़ लोगों की जय। बहुत छोटा सा पाठ है बच्चों ये, लेकिन इसमें जो बात पंडित नेहरू बताना चाहते हैं वो बहुत ही विराट है, क्योंकि हम सब भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक शब्द क्या है। ये जय देश की नहीं, ये जय धरती की नहीं, ये जय है यहाँ पे रहने वाले लोगों की। जवाहरलाल नेहरू जब भी एक जलसे से दूसरे जलसे में जाते थे तो वे श्रोताओं से भारत माता की जय जो बोलते थे, जब कहीं कोई भी जलसा होता था तो उसके बारे में बातचीत जरूर करते थे और ख़ास तौर से वे किसानों से अपने देश और आज़ादी की चर्चा अवश्य किया करते थे। वे उन्हें बताते थे कि कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा देश एक है और यही नहीं, देश की समस्याएं भी एक जैसी हैं। वे उन लोगों को खैबर दर्रे से लेकर कन्याकुमारी तक का हाल बताते थे और कहते थे कि देश के सभी किसान उनसे एक ही सवाल करते हैं, गरीबी, कर्ज, पूंजीपतियों का शोषण, जमींदार, महाजन, कड़े लगान, सूद, पुलिस के अत्याचार और विदेशी शासन, सबकी समस्याएं एक जैसी थी। नेहरू जी ने कोशिश की कि भारतवासी पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और जो विदेशियों का शासन हमारे ऊपर हो रहा है उसका अंत कैसे हो, इसके बारे में भी सोचें। जवाहरलाल नेहरू जब किसी जलसे में पहुंचते थे तो अपनी बातचीत में चीन, स्पेन
अबिसीनिया, यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया, इन देशों में होने वाले संघर्षों के बारे में बताते थे। वे उन्हें रूस में हो रहे परिवर्तन तथा अमेरिका की उन्नति के बारे में भी बताते थे। किसान, और वो भी भारत का जो किसान है बच्चों, वो अक्सर हमारे यहाँ जो किसानों को लेकर के जो धारणा है, और वो सही भी है, कि किसान जिसे अन्नदाता कहा जाता है वो सबसे गरीब है। जो अन्न का उत्पादन करके लोगों को देता है वह खुद प्याज रोटी खाने के लिए विवश है, झोपड़ियों में रहता है, जीवन शैली आधुनिकता से कोसों दूर है। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ की जो मेंटेलिटी है वो, अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, उनमें से कोई भी अगर पढ़ने में कमज़ोर है तो गांव वालों में यही रहता है कि जो पढ़ लिख नहीं पाया तो कम से कम खेती तो कर लेगा। और खेती करना बच्चों को ये आसान काम नहीं है, जिसे खुद खाद के बारे में, जलवायु के बारे में, अन्न उत्पादन के लिए कौन सा बीज चाहिए, कैसे जो कीड़े लग जाते उससे फसल को बचाना चाहिए, जिसे स्वयं इसके बारे में नहीं पता है, वो भला खेती में इसका उपयोग कैसे कर पाएगा। और इसीलिए हमारे देश के जो किसान हैं वो बाहरी देशों के किसान से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं है। जबकि बाहरी देशों में जो किसान है वो सबसे संपन्न है, वाकई वो अन्नदाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि अनपढ़ शब्द जो है, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है उसके बारे में पता नहीं है। उनकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो रहा है, और उन समस्याओं के समाधान करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है इसके बारे में उन्हें नहीं पता है। तो जब पंडित नेहरू जाते थे तो उनको भी विदेशों के बारे में समझाना किसान को आसान नहीं था। लेकिन किसानों ने पुराने महाकाव्य तथा पुराणों की कथा कहानियाँ पढ़ रखी थी, ये सब तो लोग पढ़ते हैं। कुछ लोगों ने तीर्थ यात्राएं भी की थी, चारों धाम की यात्रा कर चुके थे, और कुछ लोग 1930 में जब आर्थिक मंदी आई थी तो दूसरे देशों के नाम को भी जानते थे। तो पंडित नेहरू अपने भाषण में इन्हीं सब समस्याओं को उनके सामने रखते थे और उनसे पूछते भी थे। कभी कभी नेहरू जी का स्वागत भारत माता की जय के नारे से होता था। तब वे किसानों से पूछते थे कि कौन है भारत माता, और प्रायः उन्हें इसके बारे में जानकारी होती भी नहीं थी। एक हट्टा कट्टा जो जाट है, एक किसान, उसने उन्हें बताया कि भारत माता का अर्थ है भारत की धरती। तब नेहरू जी उससे पूछते कि कौन सी धरती, उसके गांव की धरती, या जिले की धरती, या सूबे की धरती, या पूरे देश की धरती। इस पर किसान फिर हैरान हो जाते कि पंडित नेहरू किस तरह का प्रश्न कर रहे हैं। तब नेहरू जी ने बताते कि हिंदुस्तान वह सब तो है ही जो वे सोचते हैं, वो उससे भी कहीं ज़्यादा है। उन्होंने बताया कि यहाँ के नदी, पहाड़, जंगल, खेत और करोड़ों भारतीय, ये सब जब मिलते हैं तब भारत माता का स्वरूप बनता है। और भारत माता की जय केवल धरती की जय नहीं है, यह है यहाँ पे रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जय, क्योंकि भारत माता का निर्माण व्यक्तियों से ही तो हुआ है। जब वे स्वयं को भी भारत माता का अंग समझते थे तो उनकी आंखों में चमक आ जाती थी। जब उनके सामने सरल भाषा में पंडित नेहरू बताते कि ये आपकी जय है, क्योंकि भारत माता को, इस देश को, इस धरती को संपन्न आपने बनाया है, आपका योगदान है, तो वो बड़े खुश हो जाते थे कि मानो कोई बहुत बड़ी खोज उनके द्वारा की गई है। तो बच्चों, ये था भारत माता पाठ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था और जिसका ट्रांसलेशन किया था हरिभाऊ उपाध्याय ने। छोटा सा चैप्टर जरूर है, लेकिन एक ऐसा प्रश्न जो अक्सर लोगों को नहीं पता कि आखिर भारत माता कौन है, किसकी जयकारें हम करते हैं, किसके हम जय जयकार करते हैं, इसको बड़े ही सरल शब्दों में उन्होंने बताया और ये सभी के लिए बहुत ही उपयोगी भी है।
मुझे उम्मीद है इस चैप्टर के जो सारांश में मैंने बताया है वो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में बच्चों हम लोग इसके जो प्रश्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।